नमस्कार अवर यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे लर्निंग डिवोटी चैनल में। तो हम सब आपसे फिर मिलने आए हैं हमारे प्यारे नवदीप भैया के साथ। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे नवदीप भैया पटना हाई कोर्ट में एएसओ की पोस्ट पर सिलेक्ट हो गए हैं। और इसीलिए आज हम आप सभी के लिए ये जानने आए हैं कि उनकी ये जर्नी कैसी रही। और लास्ट टाइम हमने जाना था कि भैया ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। तो हारते हारते आखिर में हमारे भैया जीत गए हैं। तो इस जीत की खुशियां मनाने हम आप सभी के साथ आए हैं। और हम भैया से बहुत सारी चीजें जानेंगे अबाउट उनकी पोस्ट के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में। और मैं अब भैया के लिए ये कहना चाहूंगी कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, कभी भी ये मत कहना कि मुझसे यह हो नहीं सकता। कभी भी ये मत कहना कि मुझसे यह हो नहीं सकता। तुम अनंत शक्ति हो, तुमसे सब कुछ हो सकता है, तुम सब कुछ कर सकते हो। तो इन्हीं लाइंस को प्रूव करके बताया है नवदीप भैया ने। वेलकम आपका नवदीप भैया। धन्यवाद स्वागत करने के लिए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप बताइए आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ भैया। इस बार मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ। पिछली बार से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इस बार क्या माहौल रहा होगा। जी। जी, बोलिए। तो भैया एएसओ की पोस्ट कैसे मिल गई? आप यूपीएससी की जर्नी में आगे बढ़ रहे थे। जी जी। लास्ट टाइम भी हमने इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन किया था। हम्म, तो आप इस पोस्ट पे कैसे आ गए और कैसा क्या रहा? जी। पिछली बार आपको पता ही है कि यूपीएससी का जो लास्ट अटेम्प्ट था वो आखिरी अटेम्प्ट मेरा खत्म हो गया। और आपको ये भी पता है कि मुझे फिर कोई रास्ता नजर तो आ नहीं रहा था कि क्या करूं कैसे करूं, मुझे कुछ नहीं पता लग रहा था। हुआ ये था कि फरवरी 2023 में जैसे यूपीएससी का फॉर्म आता है उसी तरह से हाई कोर्ट के इस एग्जाम का भी फॉर्म आया था, हाई कोर्ट असिस्टेंट नाम से। मैंने देखा था ऑनलाइन, तो मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया। मुझे आपको तो पता ही है कि मेरा ध्यान पूरी तरह से यूपीएससी पर था, तो मैंने इसको उतना गौर नहीं किया। मैंने देखा था कि हाँ ये आया है। तो एक दिन मौसी मुझे फ़ोन की, बोली कि पेपर पढ़ रही हो। मौसी की आदत है पेपर पढ़ने की ज़्यादा, न्यूज़पेपर देखते रहती है। तो वो बोली कि हाई कोर्ट का आया है, तुम भरे क्यों नहीं फॉर्म?" तो मैंने बोला कि मैंने देखा था कि इसका फॉर्म फीस 1200 रुपये है। बोले कि मौसी पैसा नहीं है, 1200 रुपया मतलब हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बोले हमसे ले लो पैसा, मतलब मुझसे ले लो पैसा और भर लो। तो लगता है मौसी मेरी सिस्टर से दिलवाई है, मेरी मम्मी से बोली होगी। तो वो पैसा दिया गया और मैं फॉर्म भरा था। लेकिन क्योंकि मेरा फोकस, मैंने बोला ना कि पूरी तरह से यूपीएससी पर ही था, तो मैं पूरी तैयारी यूपीएससी की कर रहा था। इसको फॉर्म भर के मैं भूल गया। फिर 30 अप्रैल 2023 को इसका एग्जाम हुआ था, प्रीलिम्स का। तो मैं इसको स्किप कर रहा था। मैं सोचा कि कौन जाएगा देने, यूपीएससी का तैयारी चल रहा है। क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी की जर्नी में एक दिन भी अगर आपका गया, आपको लगता है ना ये एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है, दिन तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो मुझे लगा कि यार एक दिन बर्बाद हो जाएगा, यहाँ पढ़ लेते बैठ के। तो लोकेलिटी में जितने लोग थे सब ने ये फॉर्म भरा था। सब बोले कि यार सब लोग जा रहा है, तुम नहीं जाएगा? तो बोले कि ठीक है चलते हैं। तो सब देखा, सब जा रहे थे तो मैं भी चला गया कि चलो चलते हैं। और बाई चांस मैं प्रीलिम्स दे करके लौट आया। शाम तक आ गए थे वापस। यहाँ तक ये भी था कि एडमिट कार्ड तक मैंने प्रिंट आउट नहीं लिया था, वो वहां पहुंच के लिया था सेंटर पे। मतलब इतना कम सीरियस था इसको लेकर के। और फिर आपको पता है कि 28 मई को एग्जाम हुआ था यूपीएससी प्रीलिम्स का, जिसमें नहीं हो पाया। और तब तक इसका प्रीलिम्स देकर मैं भूल चुका, मुझे याद ही नहीं कि कोई एग्जाम मैंने दिया है। और मैं बहुत परेशान, आपको मालूम है। तो फिर जून की बात है, जब मैं परेशान था। मई तो बीत गया था। जून में भी काफी दिन तक हम बहुत मतलब क्या कहें, डिप्रेस तो नहीं कह सकते, बहुत स्ट्रेस में थे कि कैसे होगा, लाइफ में कुछ दिख नहीं रहा है, आखिरी अटेम्प्ट है वो भी खत्म हो गया, कोई उम्मीद नहीं है। जुलाई में 26 जुलाई का दिन था। मुझे तो याद ही नहीं, मैं तो भूल चुका था ना, मैं तो कुछ और चीज में कि क्या करूं कैसे करूं। तो मेरे भैया का दोस्त है, वो उन्होंने भी ये एग्जाम दिया हुआ था। उनका भी प्रीलिम्स प्रीलिम्स हो गया था इसका। उन्होंने मुझे रात को 10:15 में फोन किया कि रिजल्ट आया है हाई कोर्ट का। बोला अच्छा। बोले तुम्हारा हो गया है। उन्होंने मेरा चेक किया था, बोले हो गया। तो फिर मैं वहां से सीरियस हुआ। फिर 13 अगस्त को इसका मेंस था। तो 13 अगस्त को मैंने इसका मेंस दिया। फिर उसके बाद दिसंबर में कंप्यूटर टेस्ट हुआ, सॉरी जनवरी में कंप्यूटर टेस्ट हुआ। अच्छा, मेंस के बाद काफी दिन तक रिजल्ट भी नहीं आया।
मेंस यानी कि पिछली बार हम लोग बात किए थे अगस्त सितंबर में शायद बात की थी हम लोग, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो उस समय मेंस हो चुका था मेरा, लेकिन ओके। क्योंकि इस पर बात करना ठीक नहीं था तो मैंने हाई कोर्ट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। उसके बाद दिसंबर में इसका रिजल्ट आया, काफी इंतजार के बाद। तो एक बात और बताता हूँ। जब मैं एग्जाम देने, प्रीलिम्स का एग्जाम देने गया था ना, तो वहाँ जो इन्विजिलेटर्स थे, उन्होंने ऐसा कहा कि इसका वैकेंसी जो है लास्ट टाइम 2016 में आया था, फिर इसके बाद 7 साल बाद 2023 में आया है। और कई लोग तो ये कह रहे थे ना कि ये बस ऐसे ही दिखावे के लिए है कि कैंडिडेट्स को थोड़ा गुमराह करना है, कि बस कैसे भी फॉर्म भर ले, 1200 रुपये आ जाएगा और कैंडिडेट्स का फिर आगे एग्जाम होगा नहीं होगा। तो प्री के बाद जब काफी दिन तक रिजल्ट नहीं आया ना, तो हम लोग डाउट में थे कि ये वैकेंसी क्लियर करेगा या नहीं करेगा। आपको पता ही है कितना धांधली हो जाता है। वही मेंस देने के बाद भी ऐसा ही था, दिसंबर तक रिजल्ट ही नहीं आ रहा। तो सबको यही लग रहा था कि लगता है गया पैसा, मतलब ये वैकेंसी गई, कोई कुछ नहीं करेगा। बट फिर भी था, आपको पता ही है मेरे बारे में, तो आपको भरोसा था कि नहीं, इट विल हैपन, हो जाएगा। आपने भरोसा रखा, मेरे से ज़्यादा भरोसा आपको था मेरे पे। दिसंबर में इसका फिर रिजल्ट आया, और फिर जनवरी में मैंने कंप्यूटर टेस्ट दिया, और फिर फरवरी में इंटरव्यू हुआ। इसका रिजल्ट फिर मार्च में आया, फिर आपको तो पता ही है। तो ऐसे यूपीएससी छूटा, और मतलब गॉड्स ग्रेस ये मिल गया। वाह भैया, जी। वेरी नाइस। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपके लिए एक दरवाजा बंद करता है तो शायद वो कई दरवाजे साथ में खोलता भी है, क्योंकि आप तो एग्जाम देके भूल भी गए थे कि आपने कोई एग्जाम दिया है। जी जी। आपका रिजल्ट आया, आगे हम्म, फिर रिजल्ट आया थोड़े थोड़े हम्म, टाइम में। हम्म, तो कहीं ना कहीं ईश्वर को जहाँ आपको पहुंचाना रहता है वो आपको वहाँ पहुंचा देते हैं। हम कितना ही स्ट्रेस ले लाइफ में, कितने ही परेशान हो या खुश रहे, वो हमारे जी ऊपर है। पर जाकी विधि राखे राम ताही विधि रही है, तो वो उन्होंने फिक्स कर रखा है, वो वहाँ आपको पहुंचा ही देते हैं। जी, धन्यवाद। चलिए इस बहुत बढ़िया। मतलब मुझसे ज्यादा बिलीफ वैसे आपको था, मतलब मैं इतना उस तरह से नहीं सोचता। मुझे तो लगता था कि आई बिलीव इन माई कर्मा, ठीक है मैंने कुछ किया है, डिजर्विंग रहूंगा तो हो जाएगा। लेकिन होता ना कि वैसा बिलीफ सिस्टम नहीं था कि यूनिवर्स विल डू फॉर मी, कि यस, नहीं मैं करूंगा तो ना यूनिवर्स करेगी, मैं ये सोचता था। बट आपको हाँ बिलीव बट था कि नहीं, यूनिवर्स इज वेरी काइंड। का जो नॉलेज टैंक है वो फुल है। तो कर्मा तो आप ऑलरेडी इतना ज्यादा कर चुके हैं कि आपको उसके एवज में इतना मिल सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। जी और धन्यवाद। बाई गॉड ग्रेस आपको मिला। तो जी। कर्मा तो आप कर ही रहे थे ना, मतलब आप रुके तो थे नहीं। और हाँ। नॉलेज आपको जो है उस पे तो मतलब मुझे पूरा प्राउड है कि नहीं, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है हर चीज में, हर एरिया में आप हर चीज को बहुत डीपली जानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। थैंक यू, और थैंक जो आपकी क्यूरियोसिटी है वो हमेशा बनी रहती है कि ये ऐसा है तो ये क्यों है, ये क्यों है। तो वो यू। जी। सभी चीजें, और जो आप लगातार एक संघर्ष में थे, तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने भी ये चीजों को देखा होगा कि नहीं, हम्म, मतलब आप लगातार काम कर रहे हैं खुद के ऊपर, जी। हार नहीं मान रहे हैं। क्योंकि इतनी बार हारने के बाद मुझे लगता है कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता है तो वो वाकई बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। पर हमेशा आपके चेहरे पे एक स्माइल रहती थी। ठीक है, थोड़ा बहुत परेशान होना लाजमी था, बट वो आपका नेचर, और बाय गॉड ग्रेस आपको ये सब हम्म। चीजें मिली। तो मैं तो अभी भैया लड़ने को रेडी हूँ। मतलब मुझे यूपीएससी अटेम्प्ट एक बार और दे देना, मैं उसको फिर मतलब फिर से लड़ बिल्कुल जाऊं। बिल्कुल। दिया नहीं। कुछ होगा आगे, वैसा भी कुछ होगा। अगर जी जी। आगे में होगा तो आप वहां भी पहुंचोगे, कलेक्टर हम्म, की पोस्ट तक भी पहुंचोगे। जी जी धन्यवाद। रास्ता कोई और होगा पर मंजिल हम्म, तो वही होगी। जी ठीक, तो अगर कोई एएसओ का एग्जाम देना चाहता है जी। तो आप उनके बारे में थोड़ा सा एक बार बता दीजिए, थोड़ा शॉर्ट तरीके से, कि क्या रहता है और कैसे क्या होता है एग्जाम, ताकि अगर कोई। अब वो आप बोलते नहीं, थोड़ा सा बस जी, बैटरी। हम्म, ओके ओके। अगर कोई हम्म, एग्जाम क्लियर करना चाहता है, ये एग्जाम देना चाहता है, तो क्या जी। रहता है, मतलब अवेयरनेस हो जाएगी। मुझे लगता है बहुत से लोगों को शायद इस बारे में अवेयरनेस भी नहीं रहती होगी कि ऐसा कोई एग्जाम भी होता है। मैं देखिए, पटना हाई कोर्ट का जो अपना ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उस वेबसाइट पर रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। ओके। मैंने ये देखा है कि जुडिशरी के एग्जाम में आपकी हिंदी और आपकी इंग्लिश वो दोनों ही अच्छी होनी चाहिए, कोई भी एग्जाम हो। हिंदी में भी वो समास, संधि और कारक, विशेषण, इन सब पर बात करता है, संज्ञा, फिर क्या कहते हैं उसको, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अगर संधि में है तो कितने प्रकार के संधि है उस पर भी चर्चा होती हैं, मेंस में भी पूछ लेते हैं। इंग्लिश में भी वैसा ही, एंटोनेम्स, सिनोनेम्स, करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस,
ग्रामेटिकल, वॉइस नरेशन, ये सब भी पूछते हैं। लेकिन जो जीके का है, जीके के कॉन्सेप्ट में, जीके जीएस वैसा ही है जैसे बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है, एज इट इज। ओके ओके। बस यही है कि आपका ऐसे समझिए कि बीपीएससी लेवल का है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं, बहुत ज्यादा फैक्चुअल भी नहीं, मिला जुला। उसमें हिंदी भी है, ये ध्यान रखें, प्रीलिम्स में भी हिंदी है। ओके प्री में भी जैसे कुछ दे देंगे कि इन चारों शब्दों में, जैसे हो ना कि एक शब्द है, चारों ऑप्शन में पूछ देंगे कि इनमें सबसे शुद्ध कौन सा लिखा है। ठीक। अच्छा, संधि अगर किया जाएगा तो इसका संधि चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है, ज्यादा सही है। विलोम शब्द इनमें से कौन सूटेबल बैठ रहा है, ये जैसे इंग्लिश में होता है। पैसेज भी होता है कि पैसेज दिया इसका, आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग टिक करिए कि कौन सा आंसर सूटेबल होगा, ये हिंदी इंग्लिश भी है। तो एक मतलब कुल मिला के आपको हिंदी इंग्लिश पे वर्क करना वर्क होगा करना और होगा, आप जीके जीएस पे वर्क करना और होगा, साथ ही साथ मैथमेटिक्स। कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होता है तो कंप्यूटर भी उसके है। लिए आपको हाँ, अपने 10 मार्क्स। टाइपिंग वगैरह पे थोड़ा सा ध्यान बिल्कुल। देना होगा। हाँ, ओके 10 मार्क्स का कंप्यूटर भी होता है इसमें। मतलब 10 मार्क्स का कंप्यूटर प्री में भी एग्जाम होता है। वो पूछ लेते हैं कि विंडोज 10 का फाउंडर कौन था। ओके या फिर ये लास्ट टाइम पूछे थे कि मोबाइल फोन्स नहीं, मोबाइल्स नहीं, ये क्या, इंटरनेट का फाउंडर कौन था, ये भी पूछे। वर्ड डब्ल्यू 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 का फुल फॉर्म। रहती है और आपकी टाइपिंग टेस्ट वगैरह तो रहती है। राइट राइट, मैथमेटिक्स भी रहता है, मैथ्स रीजनिंग भी होता है। तो मतलब अगर देखा जाए तो ओवरऑल लगभग सारे सब्जेक्ट्स हैं, मतलब चार जो हाँ सब्जेक्ट है मतलब मेन, जी सारे कॉम्पिटिटिव में होता है। इंग्लिश, मैथ्स, जीके जीएस, ये तो होता ही है, रीजनिंग। इसके अलावा बस इसमें कंप्यूटर, हिंदी, ये दोनों हाँ ऐड कर मतलब लीजिए। जैसे वनडे एग्जाम का जो तैयारी करते हैं लोग हाँ, वो ये सारे सब्जेक्ट कॉमन रहते हैं बिल्कुल। वो लोग हम्म। आवाज अच्छा। आपकी कट रही है। हाँ, अब बोलिए आ फिर से। रही है। हाँ, आ रही है, अब ठीक बोलिए जी। जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे कि आपको सक्सेस मिली तो इस सक्सेस के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, इस सक्सेस का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे और उस दिन की बात बताइए जिस दिन आपका रिजल्ट आया था या आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आया था तो वो मोमेंट कैसा था और फैमिली में सब कैसा क्या रहा। अ, आपको फेलियर्स के बारे में तो पता ही है। सारे फेलियर्स, एक बार फेल होते होते ऐसी आदत हो गई थी ना कि जैसे लग रहा था कि अब फेलियर भी नॉर्मल हो गया था, नॉर्मलाइज हो गया था कि फेलियर अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ये हुआ जैसे बीपीएससी का नहीं हुआ, आपको याद होगा लास्ट टाइम हम लोग बात किए थे। तो एक दिन पहले मैं बीपीएससी देने गया था, 30 सितंबर। हाँ, मुझे याद है, आपके साथ इंटरव्यू 2 अक्टूबर को हुआ था, और तीस ओके सितंबर को मैं प्रीलिम्स देने गया था बीपीएससी का। और मुझे पता था, लौट के आ गया, मुझे पता था कि नहीं होने वाला। तो उसको मैंने नॉर्मल लिया था कि आदत हो गई है। लेकिन जब सक्सेस मिला सच में, जिस दिन मेरा रिजल्ट में नाम आया था, मतलब मैंने अपना रिजल्ट देखा, उस दिन बहुत खुशी हुई। मतलब आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। आपने 12th फेल मूवी देखा? जी लास्ट में जब उसको वो श्रद्धा जैसे वो देख रही थी रिजल्ट, और वो पलट के बताती है कि हो गया है। आईपीएस हाँ, वो कैसे कांप करके गिर गया था ना रोते हुए, मुझे वैसी फीलिंग आ रही थी। मैंने ऐसा एक्ट नहीं किया, लेकिन अंदर से वैसा ही लग रहा था, क्योंकि मैं अकेले नहीं था। अगर मैं अकेले होता तो शायद मैं वैसा करता। मेरे सब घर में लोग थे, तो क्या होता है ना, सबके सामने हम वैसा एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये हुआ रिजल्ट के दिन। लेकिन क्योंकि पता था कि ज्वाइनिंग लेटर आने में टाइम लगेगा, बीच में इलेक्शंस और बहुत सारी चीजें थी, दैट्स व्हाई इट डिलेड। जिस दिन आया ज्वाइनिंग लेटर, उस दिन भी ऐसी खुशी थी, इससे ज्यादा थी। वो सरप्राइज भी था ना। आपको जैसे पता हो कि मैं स्कूल गया था पढ़ाने, वहां से लौटे और स्कूल से घर आए थे, और थोड़ी देर बाद पोस्टमैन साहब आए, और वो जैसे वो जिस अंदाज में पूछते हैं, नवदीप है? तो बाकी घर वाले पहले निकल गए थे कि हाँ हाँ है, बुला रहे आया है ज्वाइनिंग लेटर, ओ जैसे बोलते हैं वो। तो बोले कि आ गया, बोले हाँ। ऐसे काम नहीं चलेगा, मिठाई देना पड़ेगा। तो बाद में उनको फिर मिठाई और जो उनको चाहिए था वो डिमांड हम लोग किए फुलफिल। या तो वो जो खुशी हुई ज्वाइनिंग लेटर हाथ में लेके, मुझे सच में बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकता कि कितना। लेकिन वो है कि मैं पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाया ना, सब लोग जब रहते तो नहीं एक्सप्रेस कर पाते। बिल्कुल।
बहुत अच्छी हाँ बात है ये तो। जी। जैसा कि हम सब जानते हैं, आपके फादर नहीं हैं, वो हम्म, लगभग 10-12 साल पहले ही 10-12 साल। हाँ जी। हाँ, तो उनके ना होने पर फैमिली कैसा क्या सपोर्ट रहा, नहीं रहा, और कैसे आपने सब चीज़ों को हैंडल किया? मतलब आप, जैसा हमने पहले भी जाना था कि आप अपनी लाइफ में बहुत बार हारे हैं, हम्म, उसके बाद भी फैमिली को लेके चलना, और क्योंकि सबकी एक उम्मीद है वो आपसे ही थी कि अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो आप ही कर पाएँगे, क्योंकि आप ही उनके लिए सब कुछ हैं। तो कैसा क्या रहा फैमिली का सपोर्ट, कैसा रहा? कैसी चीज़ें थी? क्या रहा? जी। कई बार ऐसा भी मुझे फील हुआ कि शायद फैमिली मेरे डिसीजंस को समटाइम्स समझ नहीं पाती है। उनको ऐसा लगता है कि ये उतना समझदार नहीं है जितना हम इसको डिसीजन बताएंगे तो ये कर लेगा। और बाद में कई बार ऐसा हुआ है कि जब मैं अपने डिसीजंस पर जबरदस्ती टिका रहा और वो बाद में सही डिसीजंस निकला भी। हाँ, कई बार गलत डिसीजन भी होता है, नॉर्मली है। तो 2013 में जब पापा का डेथ हुआ था, 30 सितंबर को ही हुआ था, जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग लेटर आई। मतलब इसका भी थोड़ा जिक्र करता ज्वाइनिंग लेटर वाले दिन। क्या होता है कि हर साल इंडियन कल्चर में आपको तो पता ही है, जिनकी डेथ होती है तो उनके फोटो पर हार चढ़ाई जाती है और दिया दिखाया जाता है। ठीक है। तो क्योंकि स्कूल मुझे सुबह जाना होता है, अर्ली मॉर्निंग, तो मैं वो जल्दी नहीं कर पाया मॉर्निंग में। तो स्कूल से आकर के मैं वो यही कर रहा था। और ये करने के बाद जैसे ही मैं वहां से हटा ना, तो पोस्टमैन आए थे, जैसे मैंने बोला। तो ऐसा फील हुआ कि जैसे पापा ही ज्वाइनिंग लेटर पीछे भिजवाए हैं कि "हम्म, जाओ दे दो, मेरा बेटा इंतजार में है"। ऐसा लगा। खैर, तो पापा की जब डेथ हो गई थी, उसके बाद मैं उस समय इंदौर में इंजीनियरिंग कर रहा था। हम लोग, मैंने बताया था कि हम लोग पंजाब में रहते थे पहले। तो पंजाब में मैं, मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी, अगर मैं इंदौर लौट जाता हूँ तो पंजाब में ये दोनों अकेले हो जाएंगे। ठीक। उस समय सिचुएशन देखिए ऐसी थी, दुविधाएं होती हैं। सब लोग ये सोच रहे थे कि ऐसा करते हैं, हम लोग पंजाब में ही कंटिन्यू करते हैं, तुम जाके इंदौर में पढ़ाई करो, इंजीनियरिंग अपना कंटिन्यू करो, और हम लोग पंजाब में ही रुकेंगे। और फिर जब कुछ हो जाएगा बेहतर। और होम टाउन से ज़्यादा जोर से बड़े पापा बड़ी मम्मी, इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। इन लोगों ने बार बार आग्रह की, मतलब क्या कहते हैं, कन्विंस करने की कोशिश की कि वहाँ अकेले रहोगे दिक्कत होगा, यहीं चले आओ, घर ही आ जाओ। तो ये दुविधाओं में फंसे हुए थे। और मुझे बोल रहे थे बार बार इंदौर जाने के लिए कि जाओ इंदौर में कुछ करना, कुछ तुम काम देख लेना, तुम पढ़ाई भी करना। अब मेरा दिमाग थोड़ा सा चल रहा था कि अगर मैं चला गया इंदौर और ये लोग पंजाब में अगर रुक गया, प्रॉब्लम होगी। और अगर ये होम टाउन भी आते हैं, तो अगर मैं इंदौर गया तो पढ़ाई में मेरी दिक्कत आएगी, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। और मैं जानता था कि इतना अर्निंग नहीं हो पाएगा कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस दे पाऊंगा। तो मैंने ज़बरदस्ती, कई लोगों के ताने भी सुने, कई लोगों ने मुझे डांटा भी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम छोड़ रहे हो ये सब। मैं ज़बरदस्ती मैंने छोड़ दिया कि नहीं होगा। और घर आए। घर आने के बाद, क्योंकि मैंने बोला था कि बड़े पापा जी सपोर्ट कर रहे थे, तो हम दोनों में से किसी एक की पढ़ाई का वो पैसा दे सकते थे, या तो मेरा या तो मेरी सिस्टर का। क्योंकि उसका भी बीएससी आईटी का था, तो वो भी महंगा, सेमेस्टर वाइज करीबन हर सेमेस्टर का 10,000 से ज़्यादा लगता था। तो मैंने यही सोचा कि इंजीनियरिंग मेरा छूट गया, अच्छा है, एटलीस्ट उसकी पढ़ाई हो जाएगी। और मुझे सब कह रहे थे कि सिंपल ग्रेजुएशन कर लो। तो मैंने इग्नू में एडमिशन लिया था, ये सच है। इग्नू एडमिशन लिए, लेकिन क्या होता है ना, मैं स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि कम से कम कुछ तो अपना खर्चा है, पर्सनल खर्च एटलीस्ट, क्योंकि बाकी सपोर्ट तो है ही घर से। लेकिन आपको पता है इग्नू की पढ़ाई थोड़ी ऐसी टफ है कि अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, उसका असाइनमेंट कंप्लीट करना, उसका पढ़ना, फिर एग्जाम देना, वो टफ हो रहा था। तो मैं वो भी कैसे भी करके मैनेज कर रहा था, आई वॉज डूइंग इट। सेकेंड ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर में क्या हुआ कि आप यही हैं, हेलो। आपकी वीडियो, हेलो। हेलो। हाँ। हाँ, शायद थोड़ा नेटवर्क इशू है। अच्छा, कोई नहीं। तो सेकेंड ईयर में क्या हुआ कि असाइनमेंट जब मैं जमा कर दिया, सबमिट किया था ना, तो जब मैं वो पता लग जाता ना, पता करवाने का, तो वो बोला कि असाइनमेंट तो आपका जमा ही नहीं हुआ। बोले कि उसका रिसीट मेरे पास है, जो रिसीट था वो मेरे पास था। बोले कि नहीं, है ही नहीं। बोले है नहीं कैसे? तो बहस करने की बजाय मैंने सोचा कि इसको ड्रॉप करो। इग्नू भी मैंने ड्रॉप कर दिया कि नहीं करना मुझे, जाओ पहाड़ में जाओ। तो मेरे ऐसे ऐसे डिसीजंस पर सब थोड़ा बहुत डाउट किए हैं, सही है। आप ये भी कह सकते हैं सब फेलियर की वजह ये भी है कि आप कभी कभी डिसीजन
ले लेते हो तो छोड़ दिए तो छोड़ दिए, मतलब ये भी तो अब गलत डिसीजन हो सकता था, बिल्कुल हुआ ही। फिर उसके बाद मैंने उसी वक्त सोचा 2015 में ही, ये 2015 की बात है, कि यूपीएससी की तैयारी करूं क्या। उस समय आया था दिमाग में ऐसे ही, किसी को देख के ही, मतलब होता है ना कि आप मीडिया न्यूज में ये सब देख के ही, ऐसे ही। तो जब इसका जिक्र हम किए थे घर में ना, तो बड़ा बवाल हुआ था। सब बोले कि एसएससी और रेलवे का तैयारी तुम करने आए हो, तुम्हें पता भी है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में कितना जानते हो। सरकारी नौकरी के बारे में क्या ही पता, तुम यूपीएससी का सोच रहे हो एक ही बार में, कहाँ जंप करना है, ग्रेजुएशन भी तुम्हारा नहीं हुआ है। मुझे रिश्तेदारों में से कई लोगों ने फोन किया, मुझे कम लोग, बहुत लोगों ने फोन किया। हाँ, आपने सपोर्ट का पूछा था, सपोर्ट घर से वाकई में मिला है। बड़े पापा, बड़ी मम्मी, मम्मी, मतलब सबने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया ही है। ये भी है कि अगर कोई ये सोचे कि घर में बिल्कुल ऐसा सपोर्ट मिला कि सबने मेरे हर डिसीजन को माना है, ऐसा भी नहीं होता है। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली ताने भी मारती है, आपको ये भी रियलिटी है। वो जब कहते हैं कि सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्या कहते हैं कि हर हर वक्त सहलाते रहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता। ताने भी सुनने मिलते हैं। तो कोई अपने घर में, अगर ये सीखने वाली बात ये है कि कोई अगर घर घर में अपने बोलता हो कि यार मुझे तो हमेशा बोलते ही रहते हैं, तो भाई इसको झेलना पड़ेगा। आप ये कैसे सोच सकते हो कि वो नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। और कहीं न कहीं उन्हें भी आपकी फ़िक्र है ना, वो शायद बिल्कुल, बोल रहे हैं तो इसका रीज़न यही है कि तभी वो फिक्र है। आपको हाँ, बहुत प्यार करते हैं, वो फ़िक्र बिल्कुल, करते हैं, वो चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा करें। फिक्र तो है शायद इसलिए बोलते हैं, नहीं तो नहीं बोलते। ये उनको बोलते क्या हैं फर्क पड़ता। क्योंकि हर कोई नहीं बोलता है। राइट। और एक ये बात भी बहुत हम्म। अच्छी है आपकी लाइफ में, मतलब आपका प्लस पॉइंट है बहुत बड़ा, कि आपके बड़े पापा बड़ी मम्मी बहुत अच्छे हैं। बहुत। क्योंकि जहाँ आज मॉडर्न कल्चर में लोग एक दूसरे से घबराते हैं, हम्म। मतलब ऐसी कुछ ट्रेजेडी हो जाती है जैसे आपके साथ हुई, आपके हम्म। पापा नहीं रहे, उसके बाद उनका आप लोगों को साथ रखना मतलब वाकई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिल्कुल। ऐसे टाइम पे लोग साथ छोड़ देते हैं। और और इतने उन्होंने लंबे समय आपको तक, ये भी तो आप सोचिए, 10-11 साल तक। हाँ, और उन्होंने आपको साथ रखा। हम्म। और वही मतलब केयरिंग, वही पैम्परिंग की गई जो आपके बड़े पापा के बेटों की होती है। तो हम्म। एक बहुत गॉड ब्लेस आप, बहुत प्लस पॉइंट है आपका। और बहुत ज़्यादा प्राउड होगा आपको उनको आप पे, कि आपने जी। आज उनका मतलब प्रतिफल दिया। रिजल्ट आया था तो बड़ी मम्मी बहुत सपोर्ट की थी। उसको बताता हूँ, उसकी भी कहानी बताऊंगा। बट इस पर थोड़ा चल रहे थे यहाँ पर। जी तो व्हाट हैपेंड आफ्टर की बात आई गई, यूपीएससी के बारे में जिक्र किया, सबने मना कर दिया। तो मेरा थोड़ा मन हट सा गया कि यार ऐसे क्यों बोल दिए, लगता ही है। जी जैसे एक ये फील आया कि आपने बोला तो बोला परिवारों में, सभी रिश्तेदार को इतना बताने की क्या जरूरत है, सबने फोन करके इतना बोला कि तुम्हें क्या ही पता है, क्या पता है। ठीक है, लेकिन एक चीज का दर्द ये भी है कि आप में से किसी ने भी ये समझाने की कोशिश नहीं की कि ठीक है, अगर करना चाहते हो कोई बात नहीं, पहले अच्छे से जान लो, इस तरह से करते हैं, या कोई गाइडेंस ले लो। सबने बिल्कुल नकारा था, ये बात मुझे खराब लगी थी, सच है। तो इसलिए जब 2019 में मेरे दिमाग में आई थी ना ये बात, मैंने किसी को बोला ही नहीं था। 2 साल तक किसी को कुछ भनक तक नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। सब ये कहते थे कि क्या करते हो लैपटॉप बस ऑन करके। बोले पता नहीं, कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो ये ठीक है, मेरी जर्नी रही पापा के जाने के बाद। परिस्थिति के अनुसार लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। जी। हो सकता है उस समय जो उस टाइम था कि फादर नहीं रहे हैं और हम्म। फैमिली चाहती है कि आप जल्द से जल्द कोई जॉब ले ले, ताकि एक सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ हम्म। जाए उससे। तो इसीलिए शायद सबका ऐसा रिएक्शन रहा हो, बट ओके ओके। अब मुझे फाइनेंशियल सब कुछ सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, वो कंटिन्यूटी में ही है। आपको पता है बीएससी आईटी मेरी सिस्टर कर रही थी, यस यस। तो 2016 में उसकी जॉब लग गई। जैसे उसका कंप्लीट हो गया था 2015 एंड 2016 के जनवरी में उसका कंप्लीट हो गया था सेमेस्टर, फाइनल रिजल्ट आ गया। उसके बाद 2016 के जून में, 27 जून को उसका जॉब लगता है ओके सॉफ्टवेयर कंपनी में। वो बैंगलोर में जॉब लगा था, फिर उसके बाद पुणे शिफ्ट हो गई। ओके। वहां से फाइनेंशियल सिक्योरिटी फिर आने लगी कि चलो एक कम से कम स्टेबल हो गया। उसके बाद मैंने 2017 से 20 का सेशन किया था ग्रेजुएशन का, मतलब उसकी जब क्लियर हो गया तो फिर मैं अपना ग्रेजुएशन शुरू किया। हाँ, कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि जी। आपके ग्रेजुएशन करने में एक बहुत बड़ा हाथ आपकी बहन का भी है। हाँ, कैसे। आपकी सक्सेस लाइफ में, मतलब वो छोटे हैं फिर भी हम्म। उनका एक बहुत बड़ा हाँ, अ, योगदान दोस्तों रहा का भी है। बड़ा हाथ है, मतलब बहन तो बहुत बाद में हेल्प की थी, दोस्त भी मेरे बड़े हेल्प किए थे।
ओके। हम्म, दोस्त तो होते हैं मतलब हेल्प हाँ, करने के लिए, और टचवुड ऐसे दोस्त सबके पास होने चाहिए। जरूर जरूर। तीन चार ही दोस्त थे, लेकिन वाकई में उन्होंने मुझे बोला कि तू पढ़। मतलब वो पैसे भी दिए मुझे। ओके। मेरी पढ़ाई बाद में शुरू हुई है उनके पैसे से। मेरी सिस्टर ने भी बाद में दिया है, जब वो खुद स्टेबल हो गई थी ना, तो उससे भी मैंने मांगा। वो मैंने बोला कि देखो, जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना, तो स्कूल कोचिंग नहीं कर पाऊंगा। 2 घंटा 3 घंटा या 5 घंटा टाइम जाता है। बोले कि ठीक है, कितना। मतलब मैंने बोला कि देखो, मंथली मेरा इतना खर्चा है। मतलब उस समय ज़्यादा नहीं, 2,000 ही मांगता था कि 2,000 ही है, दे दो। तो वो बोले कि ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू। तो उसने मुझे लगातार दिया, बिना बोले। मतलब जो डेट आया, मतलब 30 तारीख आया, वो भेज देती थी कि। तो उससे काफ़ी हेल्प मिलता था कि चलो ठीक है, एटलीस्ट मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कंटिन्यू। तो वो हेल्प नहीं मिला नहीं, है। बहुत अच्छी बात है। और हम्म, ईश्वर ऐसी सिस्टर सभी को दे जो हेल्प करे बुरे टाइम में। आज अब आप स्टेबल है तो आप उनके लिए बहुत कुछ कर सकते ज़रूर हैं। ज़रूर। उन्होंने उस वक्त साथ दिया हम्म, तो बहुत बड़ी बात है ये। अब आप भैया, बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है कि व्यक्ति में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। बिल्कुल होता है। आपके साथ भी ऐसी कुछ चीजें होंगी, तो हम जानना चाहते हैं कि आपके दो तीन प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट अगर आप बताते हैं खुद से कि मतलब जैसा कि कोई भी आइडियल नहीं होता है सच और बात है। सब में कुछ कमियां होती है। तो आपने खुद को कितना जाना है कि नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ पर यहाँ तो मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, और ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे? ठीक है। कुछ ठीक मामले में, जैसे जो बाकी लोग मुझे कहते हैं कि आप इस मामले में बहुत अच्छे हैं, उनमें से कुछ एक पॉइंट ये है कि आप हेल्पफुल हैं बहुत। ये सब मुझे कहते हैं कि आप जी। सबकी हेल्प करते हैं। आप सबके लिए एनी टाइम रेडी रहते हैं। मतलब होता नहीं कि आपको कोई कितना भी हेल्प मांग ले, आप कभी परेशान नहीं होते इन चीज़ों को लेके कि यार इतना क्यों पूछ रहे हो, इतना क्यों बात कर रहे हो मेरे से। तो एक ये है। दूसरा ये कि सब कहते हैं कि आप बहुत शांत स्वभाव के हैं। मतलब बहुत जल्दी आप गुस्सा भी नहीं करते। होता नहीं कि किसी भी चीज़ को लेके ईगो नहीं रखते आप। आप में कोई एटीट्यूड वैसा दिखता है, ईगो टाइप का। एटीट्यूड एक अलग चीज़ होती है, ईगो टाइप का आप में नहीं है। हम्म। मतलब जैसे कुछ लोग मुझे मिले, बोले कि आपका हाई कोर्ट में हो गया, फिर भी आप बिल्कुल नॉर्मली रहते हैं। आज वो ब्लेजर बस शायद इसके लिए पहना हूँ कि थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। तो ईगो आप में नहीं रहता। ये कुछ चीज़ें हैं जो पॉजिटिव क्वालिटीज कह सकते हैं। नेगेटिव में एक चीज़ है कि ओवर थिंकर हूँ। ओवर थिंकिंग। ओके। कभी किसी चीज़ में अटक गया, स्टक हो गया, तो उसी में उलझा रहता हूँ अननेसेसरी, जबकि ऑप्शन होता है कि वहां से बहुत आसानी से निकल भी सकते हैं। ये पता नहीं क्यों ऐसे ही उलझा रहता हूँ। और एक तीसरी जो काफ़ी वाकई में ख़राब चीज़ है, ये कि जब मैं किसी के साथ बहुत कंफर्टेबल होता हूँ ना, तो बहुत सारी बातें करने लगता हूँ। कभी कभी ये भी नहीं सोचने की कोशिश करता कि सामने वाला वाकई में सुनना चाहता है कि नहीं सुनना चाहता। बस मुझे अपनी बात कहनी है कि सुन लो, मतलब मेरे अंदर बहुत कुछ है। जी यूं जी। मैं बहुत शांत रहता हूँ। आप अगर मुझे कभी देखिएगा, अगर मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो 60 घंटे का भी अगर ट्रैवल है ना, तो शायद मैं किसी एक व्यक्ति से बात ना करूँ, मुझे किसी से नहीं बात करना। लेकिन अगर जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हो गया, कंफर्टेबल इन द सेंस बहुत क्लोज व्यक्ति होना चाहिए, जिनके साथ लगे कि हाँ अंडरस्टैंडिंग है, तो उनको मैं बच्चे की तरह सब कुछ बोल देता हूँ। और फिर सामने वाला इरिटेट होता है, तो वो मैं समझ नहीं पाता समटाइम्स कि यार सामने वाला सच में इरिटेट हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। और मैं सोचने की कोशिश भी नहीं करता कि ठीक है ना यार, जाने तो ना। मतलब मैं इसको फॉर ग्रांटेड लेता हूँ। ये शायद एक नेगेटिव क्वालिटी काफी खराब है, नहीं होना चाहिए इतना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा होता ही है कि सब किसी से मतलब अपने आप की अपनी चीजें शेयर करना चाहते हैं, तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन हो जिनसे आप बोल पाते, तो अच्छी बात है। बातें अंदर रखने से अच्छा है कि हम बोल दें, तो उसमें व्यक्ति ज्यादा अच्छा फील करता है। ठीक है, बाकी और भी आगे। नेगेटिव क्वालिटीज होंगी, बट वो कोई और उस दृष्टि से देखता हो। मुझे तो इतना दिखाई दिया है। और भी हो सकता होंगी, मुझे ध्यान में ऐसे नहीं है। अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ के कुछ टर्निंग पॉइंट्स या कुछ ऐसे पर्सन जिसमें आपकी लाइफ में कोई भी चेंज लाया हो, लाइक हम्म, पॉजिटिव या नेगेटिव। फैमिली हम्म, से हटके अगर कोई ऐसे लोग हो कि जिनके मतलब होने से आपकी लाइफ में एक टर्न आया हो, और अगर आप जिक्र करना चाहें तो ठीक है। 2005 या 6, 2006, जी। नाइन्थ क्लास जब फेल हुआ था मैं
तो वो फेल एक, हुए थे आप? हाँ, बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट थी। वो फेल हुआ था, उसकी रीज़न थी, 9th क्लास का जो पूरा सेशन था उसमें 2 महीने मुझे जॉन्डिस हुआ था और कुछ समय के लिए निमोनिया हुआ था। ओके। तो शायद 3 महीने मैं स्कूल गया नहीं था। और एक चीज़ और भी था कि मेरा उतना पढ़ने में मन लगता नहीं था। सबसे बड़ी चीज़ तो मेरा मैथ्स बहुत खराब था। मेरे पास 9th का रिपोर्ट कार्ड अभी भी मौजूद है, मैं चाहूँ तो आपको दिखा सकता हूँ। बस एक मिनट। मतलब ये इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि मैं आज भी इसको संभाल कर रखा हूँ। आई थिंक ये सीधा दिख रहा हो आपको, यस सीधा यस। दिख रहा है क्या? हाँ, विजिबल। हाँ। तो आप इसमें देखिएगा तो यहाँ पर 22 मार्क्स आए हैं मेरे। आई थिंक यस साइंस साइंस में 22 मार्क्स। यस। और मैथ्स में जस्ट पास हुआ था, या मैथ्स में एब्सेंट था, मैं ए बी एब्सेंट है, हाँ। एब्सेंट था। लेकिन हाँ, सेकंड टर्म में आप देखिएगा 44 या समथिंग 40 मार्क्स, मतलब जस्ट पास था मैं। ओके। और साइंस में क्योंकि ये 22 नंबर आया था ना, तो हुआ क्या था कि आपको पता है कि 25-25 मार्क्स में बांटा रहता है साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। तो फिजिक्स में 25 में से 5 आया था, और बाकी बायो थोड़ा ठीक था। लेकिन फिर भी आप सोचो कि 22 मार्क्स आ रहा है तो किसमें कितना ही मार्क्स आया होगा। और बाकी 25 मार्क्स जो है प्रैक्टिकल में मिल जाता था। ठीक। आई थिंक वो उस समय 80 मार्क्स का ही एग्जाम था, तो कैसे भी करके 80 में 22 आया था। अब हुआ यूं कि जो हमारे सर थे फिजिक्स वाले, उन्होंने मेरे भाई से बोला, अभी भी वो संपर्क में है हमारे। हमारे भाई से जाके बोला था कि कैसा तुम्हारा भाई पढ़ता है, 5 नंबर में लाया फिजिक्स में, मतलब 5 ही नंबर लाया फिजिक्स में। ओके। ये चीज मुझे थोड़ा सा हर्ट की। मेरा भैया के बोल रहा था कि सर बता रहे थे तुम मतलब साइंस पढ़ा नहीं तुम। बोले ठीक है, 3 महीना एब्सेंट था तो बाकी जो टाइम था पढ़ नहीं सकते थे, सिलेबस तो कवर हो ही सकता था। और जो फाइनल रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट में मेरा काफी कम परसेंट था, 60.4% था। ओके। ठीक है। तो और बाकी 2 सब्जेक्ट फेल भी था ना, तो 60% तो बाकी नंबर से जुड़ के आया है। तो भी ग्रेस मार्क्स देके पास कर दी कि चलो ठीक है, ओवरऑल तो अच्छा है ना। तो ओके। पापा बहुत गुस्सा हुए थे, पिटाई कर दिए थे। तो एक तो सर वाली बात, जो फाइनल में भी कम आया था, जी। और पापा वाला जो पिटाई था, ये चीज मुझे बहुत अंदर हर्ट किया था। और ऐसा नहीं कि मतलब बदले लेने जैसा नहीं, मुझे लगा कि यार कुछ तो करना चाहिए, मतलब ये गलत बात है, मतलब पढ़ना था। उसके बाद मैंने 10th में ही डे 1 से शुरू कर लिया था। मतलब हमारी सेशन शुरू हुई 1 अप्रैल से। मैंने सोच लिया कि मैथ्स को ठीक करना है, क्योंकि मैथ्स मेरा बड़ा खराब था। और सोचा कि हर दिन अच्छे से पढ़ाई करेंगे। मैं 10th में टॉप किया था, ओह, स्कूल वेरी टॉप। नाइस। हाँ। वेरी नाइस। हाँ, टोटल टॉप परसेंट 83.4 ही था, वो ज़्यादा नहीं बना। लेकिन मेरा काफ़ी अच्छा मतलब मार्क्स, मतलब सोचिए कि मैथ्स में मतलब 40 मार्क्स से लेकर के मैं पहुंचा था 87 तक। ये फाइनल वाला बात है। और उससे पहले जो टर्म एग्जाम हुआ था स्कूल में, उसमें 99 आया था। ओके। और फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन फिजिक्स बना। ओह, वेरी नाइस, वेरी हाँ, नाइस। आज जिस फिजिक्स मेरा फिजिक्स बहुत में अच्छा आज सब्जेक्ट है। आए थे, उस हाँ। फिजिक्स में आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने और आज जी। आपका फिजिक्स बहुत अच्छा है। वेरी नाइस। जी। ओके। तो भैया, आप एक ग्रुप चलाते हैं जिसका नाम है लर्निंग डिवोटी, और जो जी। हेल्प करता है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को। जी। हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे ग्रुप आप चलाते हैं तो नॉर्मली स्ट्रेटजी से रिलेटेड या प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही होंगे और आप रिजॉल्व भी करते हैं। बट कभी आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आए या कुछ मतलब जैसे एक कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, मतलब एक दूसरे से ग्रुप में लोग, हम्म। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन की वो किसी प्रॉब्लम्स में रहे या कुछ ऐसा रहे, तो कभी ऐसा कुछ हुआ और आपने उसका कैसे क्या आंसर किया? जी, प्रिपरेशन से हट के कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आई थी मेरे पास। जैसे कुछ लोग मेंटली स्ट्रेस थे, मतलब परेशान है कुछ चीज़ को लेकर, उनका माइंड जो है स्टेबल नहीं हो पा रहा। जैसे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या ओवर थिंकिंग में उलझे हुए हैं, या मेंटली किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। मुझे एक केस बड़ा आया था, 1 साल से वो डिप्रेशन की गोलियां खा रही थी। ओ। और उनसे मेरी बात हुई थी, मैंने 2-3 सेशंस में वो डिप्रेशन की गोलियां छुड़ा दी। वेरी नाइस। तो हाँ, ऐसा मतलब भी हुआ। एक्चुअली मेरा भी मुझे भी ये सुनने में आया था कि आप
काउंसलिंग करते हैं मतलब स्टूडेंट्स की, अगर वो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स में रहते हम्म, हैं, तो भाई मैंने सोचा कि अगर बाई चांस कभी किसी को ऐसा इशू होता है, ऐसी हम्म। प्रॉब्लम्स होती है, तो वो हमारे वीडियो के थ्रू आपसे या कमेंट के थ्रू आपसे कनेक्ट होके आपसे बात कर सकते हैं। आपको याद होगा, मतलब मुझे याद है 2021 में आपने भी ऐसी ही किसी प्रॉब्लम्स को लेकर मुझसे डिस्कस किया था कि भैया मेरा जो माइंड है वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है। जी आपका जी। भी ऐसा प्रॉब्लम था, तो फिर मैंने आपको मतलब कुछ। मैं बहुत इनिशियल प्लेस पे थी, और फिर हम्म, आपने जैसे एक तो मुझे एक्टिविटी बताई थी लाइक वो जी ब्रीथ एक्सरसाइज एंड ऑल, हाँ। तो आई फील वेरी गुड फिर आफ्टर आपने दैट। बताया, तो मैंने फीडबैक भी लिया था, तो आपने बोला कि काफी अच्छा लग रहा यस यस है। यस। जी। और केवल ये लर्निंग डिवोटी के ही नहीं, स्कूल में भी जहाँ पढ़ाता था वहाँ के भी स्टूडेंट्स आज भी जुड़े हुए हैं। कभी भी कुछ होता है तो दे आस्क मी कि सर ऐसा कुछ चल रहा है, मैं क्या करूं क्या करूं। तो वेरी नाइस। ये ये भी चलता है, मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से अलग हट के भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ओके। समटाइम्स मैं खुद को बोलता भी हूँ, लगता है मैं साइकोलॉजिकल डॉक्टर बन गया हूँ। नहीं अच्छा है ना, बाय गॉड ग्रेस कि आप हम्म, चीजों को समझ पाते हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्या रीजन हम्म, होगा, और कैसे मतलब आपको वो हैंडल करना आता है, आप अच्छे से उनकी हम्म। काउंसलिंग कर पाते हैं, तो शायद समझ पाने का रीजन ये है कि मैं खुद भी ऐसे फेज में गया हूँ। लगभग सात ओके। आठ महीने मैं खुद, मतलब डिप्रेशन के स्टेट में था। हम्म तो हम्म उससे मैं समझ पाया, वहां से निकल भी गया खुद अकेले, हम्म मतलब अपने दम पे। हम्म, तो मुझे पता लगा कि किस लेवल तक प्रॉब्लम हो सकती है। अब उससे अगर ज्यादा होगा तो शायद मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, फिर मैं कहूंगा कि यार डॉक्टर को दिखा लो, ज्यादा बढ़िया है। तो वहां तक मैं नहीं समझा सकता हूँ। सही है। तो और कुछ आप अपनी साइड से कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। अपनी साइड से क्या बताना चाहूँ, आप कुछ सवाल करिए फिर बताएंगे। मेरे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ओके ओके ओके। अ, हाँ, एक क्वेश्चन और था कि जैसे मॉडर्न एरा में लोग स्पिरिचुअल मतलब नॉलेज बहुत कम होता जा रहा है लोगों का, लोग बहुत ज़्यादा एक फ़ोन वगैरह का एडिक्शन रहता है, उन सब चीज़ों में लगे रहते हैं। तो आपका क्या व्यू है अबाउट द स्पिरिचुअलिटी एंड कैसे लोगों को रहना चाहिए? अगर कोई आपके वीडियो सुन रहा है, तो अगर वो कहीं अच्छी लाइफ में कुछ अच्छा बेटर करना चाहता है, तो क्या उन्हें इन सब चीज़ों को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? कुछ होता है या नहीं होता है? आपका क्या व्यू है? और आप कोई मतलब बुक वगैरह फॉलो करते हैं जो हमारी स्पिरिचुअल बुक है लाइक रामायण, गीता एंड ऑल? ठीक है, बताता हूँ। मैंने ऐसा पाया है कि सबसे पहली बात तो मानना तो नहीं चाहिए। मानना मतलब ये होता है कि किसी चीज के बारे में सच में हम जानते नहीं हैं कि वो क्या है जी। क्या नहीं है। तो ना तो बिल्कुल ये कहना चाहिए कि वो नहीं है, ना तो ये कहना चाहिए कि वो है, जबकि आपको पता नहीं है। तो अगर मुझसे कभी पूछा जाता है कि भगवान है या नहीं, स्टूडेंट्स भी पूछ लेते हैं कि सर बताइए ना, वो बच्चों का तो ये फेवरेट सवाल है कि सर भगवान हाँ। होते हैं क्या। तो मेरा आंसर ये रहता है कि भाई मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता लगा तो बताऊंगा, मिल जाएंगे तो मतलब बता दूंगा। फिलॉसफी फॉलो करते हैं मतलब आप? हाँ, तो मैं सिंपल ये बोलता हूँ कि मुझे पता लग जाएगा तो मैं बता दूंगा, फिलहाल नहीं पता। ठीक। बिल्कुल। आपने स्पिरिचुअलिज्म का बोला, तो स्पिरिचुअलिज्म की मेरी शुरुआत जो होती है वो 2010 में ही होती है, जब इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं गया था। कॉलेज में गए थे तो आपको पता ही, कुछ टाइम जब रहते हैं तो बाहर घूमते ही हैं, निकलते हैं। तो एक हमारा दोस्त रूममेट ही बना, अंसारी। अंसारी के बारे में आपको मालूम मालूम होगा। तो हम लोग जाते थे घूमने। तो मेरा आदत रहा हमेशा से कि एक बार बुक स्टॉल, कहीं भी जाऊंगा, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, तो बुक स्टॉल पर एक बार नजर जरूर डालूंगा कि वहां शायद कुछ बुक मिल जाए। पहले भी किताबें पढ़ते रहता था। तो एक भगवत गीता, सरल गीता जो होता है ना, सरल गीता, मैं उसको उठा के ले आया था। ये यहाँ पर अभी तक पड़ी हुई है। ये सारी चीजें मेरे आसपास होती है। तो ये दिख रहा है क्या? हाँ। यस ये यस। ये सरल गीता मैं उठा के ले आया, और वहां से मेरी शुरुआत होती है। बेसिक्स क्या होता है, मतलब गीता में बात कैसी थी, क्योंकि पहले मेरे दिमाग में रहता था कि भगवत गीता में होगा क्या लिखा हुआ यार। मतलब ऐसा क्या लिख दिया कि भगवत गीता, लोग बोलते हैं कि हिंदुज्म का जो है वो रिलीजियस बुक है। तो धीरे धीरे वहां समझ में आने लगी कि लाइफ में अच्छा ऐसा है वैसा है। तो और फिर 2014 के आसपास मैं बुद्धिज्म की तरफ इंक्लाइंड हो गया था, थोड़ा सा ओके। क्यूरियोसिटी वश, कि हम्म। बुद्ध के बारे में थोड़ा सा जाने। तो बुद्ध की कहानी थोड़ी बचपन में कभी सुनी थी कि उनको चार चीजें दिखाई दी थी, फिर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ।
लेकिन जब हम ये सुनते हैं ना उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो हमारे मन में एक रहता है कि कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया। हाँ, ज्ञान हम कौन लोग भी सा तो है? ये कौन से, ये हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, ये सब ज्ञान नहीं गया। बिल्कुल। ओके, वहां से एक चीज समझ में आई कि जब ये क्वेश्चन किया जाता है ना कि भगवान होते या नहीं होते हैं, मुझे लगता है क्वेश्चन काम का नहीं है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। क्योंकि हम्म बुद्ध का ये कहना है कि अव्यकृतम, अव्यकृतम मतलब दैट कैन नॉट बी डिफाइंड। हम्म आप उनकी व्याख्या ही नहीं कर सकते। हम्म यानी ये समझ में आया कि इस यूनिवर्स को चलाने वाला, जैसे एक छोटा सा पृथ्वी है, पृथ्वी से बड़ा सोलर सिस्टम, उसमें सबसे बड़ा सूर्य, उससे बड़े गैलेक्सीज, सूर्य से काफी गुना बड़े और भी तारे हैं। ओके, इतने सारे सितारे हैं और कई गैलेक्सीज हैं, अरबों खरबों गैलेक्सीज है, पता नहीं और कितनी है। इतने बड़े ब्रह्मांड जो सिस्टमैटिक चल रहा है, देयर इज सम सुपर नेचुरल पावर। मैं नहीं जानता वो कौन है, क्या उसकी व्याख्या हम कर पाएंगे? इस पृथ्वी पर मतलब एक 251 देशों में से कोई एक देश में, किसी एक उसके स्टेट में, उसके शहर में बैठा हुआ एक व्यक्ति एक रूम के अंदर, और उसकी व्याख्या कैसे कर सकता है? वहां से एक बात समझ में आई कि अपने अंदर जिस चीज का ईगो है, वो ईगो तो अब खत्म ही हो गया, एटलीस्ट ये रहा। तो स्पिरिचुअलिज्म मतलब कि जानने की कोशिश हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और इतना वो महान है कि उसके बारे में हम क्या बोले। फिर आपने पूछा कि कोई बुक फॉलो करते हैं, तो रामायण और महाभारत जैसे बुक नहीं, लेकिन रामानंद सागर जी ने बहुत अच्छा सीरियल्स बनाया है। तो उनमें जब हम उन आदर्शों को देखते हैं, जैसे राम जी का आदर्श देखें या फिर हम कृष्ण जी का आदर्श देखें, तो उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए बेशक हम उनको भगवान के रूप में ना माने, अगर कई लोग होते हैं बोलते हैं इंसान ही तो है, या वो बोले कि ऐसी कहानी हुई थी या नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन क्या वो उनके आदर्श आज के लिए प्रासंगिक नहीं है? क्या माता पिता का रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, गुरु का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो वो भी तो ये सिखा रहे हैं लाइफ में। अच्छा, राम जी के आदर्शों से मुझे बहुत सीखने को मिला। ये जो फेलियर्स है ना, इसको हैंडल करना उनसे ही सीखा हूं। मैंने काफी पहले किसी का वीडियो मैंने देखा, तो उसमें बताया गया था कि राम जी का जीवन सबसे बड़ा फेलियर है, लेकिन फिर भी हम उनकी पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनके क्योंकि जीवन वो में क्या कम है? आदर्श, हाँ, आदर्श। उनके आदर्श हमेशा। हाँ, अब ऐसा नहीं कि मैं फेलियर को हैंडल कर रहा हूं इसलिए कि मेरी पूजा करे कोई, नहीं नहीं। उनसे सीखने को मिला कि एक राजा का बेटा, जो ठीक है, जीवन के बाद का जो समय आया था उनका, जब से विवाह हुआ, विवाह के बाद जब राज्यभिषेक होना है, उसके बाद वो वन को चले गए। मतलब फेलियर ही फेलियर है उनकी लाइफ में। कभी जीते कभी हारे, वैसा भी था, लेकिन उनकी लाइफ में स्ट्रगल कभी भी कम नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। दैट वाज ऑलवेज देयर। ठीक है, म्यूट हो गया। सो उनके आदर्श से सीखने को मिला, उनसे ही फेलियर को हैंडल करना सीखा कि अगर फेलियर आ भी जाए, मैं कह रहा हूँ कि उनकी लाइफ की जियो, मतलब जो भी प्रॉब्लम थी ना, उसमें से एक भी किसी आम आदमी के हाथ में अगर आ जाए, कि उसकी लाइफ में अगर कोई एक भी प्रॉब्लम उनके जैसा आ गया, वो शायद हैंडल ना कर पाएगा, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। जैसे एक बात बताइए, मेरी ज्वाइनिंग लेटर आने वाली थी, कभी भी आती, और वो लेटर आता ये लिख के कि यू आर रिजेक्टेड, मैं इसको हैंडल कर पाता क्या? राम जी के लिए तो वैसा ही था ना। बिल्कुल। रात को पता है कि अगले दिन राज्यभिषेक होना है, और मॉर्निंग तक पता लग रहा है कि यू हैव टू गो टू द फॉरेस्ट। तो वाकई में स्पिरिचुअलिज्म ने बहुत हेल्प किया है। हमें इसको इस तरह से देखना चाहिए कि आपको लाइफ में चीजों को हैंडल करना सीखना है। मेरे ख्याल से स्पिरिचुअलिज्म ये है, लाइफ में कैसे जीते हैं। एक होता आर्ट ऑफ लिविंग, आई थिंक दिस इज स्पिरिचुअलिज्म। आप चाहे किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, आप किसी दूसरे देश के हो, किसी स्टेट के हो। फिलहाल तो मेरा दायरा है कि मैं इंडियन कहलाता हूँ अपने आप को, मैं पृथ्वीवासी तो नहीं कह सकता, इंडियन कहलाता हूँ, हाँ धरती पर रहता हूँ। लेकिन ये नहीं कि मैं बिहारी हूँ या पंजाबी हूँ, ऐसा भी नहीं है। तो ये काफी हेल्प करता है मुझे, ईगो अपना खत्म होता है। आप जब देखते हो कि यार ब्रह्मांड को चलाने वाला सुपर नेचुरल कितना बड़ा होगा, फिर आप उसकी महानता की व्याख्या नहीं कर सकते। बिल्कुल करेक्ट। तो बहुत अच्छा है, और यही है कि हम धर्म को संकुचित होकर ना देखें जी। कि बस धर्म है, ऐसा लिखा है तो मुझे ऐसा ही करना है या ऐसा ही।
हम उसे जीवन जीने का तरीका देखें कि इतने महापुरुष होकर उन्होंने इतना साधारण जीवन जिया है, जी। तो हम उससे सीखें। और उनकी लिखी हुई बात को भी अगर हम पॉजिटिवली लेने की कोशिश करेंगे ना, तो हम समझ पाएंगे कि हाउ टू एक्ट लाइक दैट। जरूरी नहीं कि कोई प्रथा अगर बन गई है तो उस प्रथा को ऐसे ही चलाए जा रहे हैं। यू कैन स्टॉप दैट। फिर आपने ये पूछा था कि अपनी तरफ से कुछ बताना चाहते हैं, तो हाँ, जैसे आपको मैंने बताया था कि कुछ समय डिप्रेशन के स्टेट में थे। उसका रीज़न था कि 2021 का अटेम्प्ट था, और अटेम्प्ट के पीछे एक वजह भी थी। मतलब एक तो था तैयारी करनी ही है, लेकिन उसके साथ एक स्टेक पर भी था। स्टेक पर क्या था, जैसे मैं रिलेशनशिप में था, ओके। तो वो घर पे बात कर रही थी मेरे बारे में। आई थिंक उस समय कर ही रही थी, हाँ। उनके घर पे बात चल रही थी उनकी शादी को लेकर के। तो शादी होने में तो समय लगा ही, बट क्या हुआ कि मेरे बारे में भी उनको अपने घर पे बात करनी थी। तो इस आधार पर ना, आपको पता ही है सोसाइटी में कि जी बिल्कुल। एटलीस्ट जिससे तुम कह रही हो करने के लिए, एटलीस्ट वो कुछ स्टेबल या वेल सेटल्ड तो हो। और बिल्कुल। मेरे पास सेटल्ड का कोई ऑप्शन नहीं था, मैं तो तैयारी कर रहा था। तो 2021 का जो अटेम्प्ट था ना, वो इस आधार पर भी था कि वो अपने घर में बात करेगी मेरे बारे में, कह के कि हाँ, वो है। तो मेरे मन में वो थोड़ा होता है ना कि आप जब कोई रिस्क लेकर के जाते हो आगे, तो थोड़ा डर बना रहता है कि पता नहीं अटेम्प्ट देने जा रहा हूँ, इसी बार होना है, नहीं तो अगली बार शायद मौका ना मिले। इस घबराहट में जब मैं एग्जाम में गया था, तो शुरू के कुछ क्वेश्चंस देखे जो लगा कि डिफिकल्ट हैं, तो मैं घबरा गया और मेरा वो अटेम्प्ट बेकार हो गया। मतलब माइंड को स्टेबल नहीं रख पाया, और आगे क्वेश्चंस जो मेरे गलत हो गए, और इस वजह से मेरा प्रीलिम्स वो साल गया। मुझे पता लग गया था, मैं बोला ना कि एग्जाम दे के लौटने पर ही पता लग जाता है कि इस बार नहीं होगा। जब नहीं हुआ, तो दो चीजें मतलब साथ हाथ से गई, एक तो अटेम्प्ट और एक वो। एंड दैट वाज, वो भी एक टर्निंग पॉइंट था जिस वजह हाँ, से मैं काफी परेशान था। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम्म, अ, मतलब हो सकता है कि वो आए ही इसलिए हो कि उन्हें जाना हो। तो कुछ समय तक कुछ लोगों का साथ रहता है और ठीक है, बट आप उन सब चीज़ों से भी गुज़र के आगे आए, तो ये जी। बहुत बड़ी बात है। मतलब और मुझे कह सकते हैं लोनलीनेस फील हुआ, एकदम एलोन हो गए थे, जैसे उस वक्त कोई नहीं था मेरे साथ। हुँ, शायद आपसे भी उतनी बात नहीं होती थी उस समय। जी, जी। मतलब मैं बिल्कुल अकेले, मैं बोला ना, अकेले था बिल्कुल। उस समय कोई भी नहीं था, नो वन वाज देयर। बिल्कुल। फिर 2023 का तो फिर आपको पता है। लास्ट जब बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि अपना सपना पूरा करना एटलीस्ट, वो यूपीएससी का सपना। 28 मई को एग्जाम है, 23 मई को आखिरी बात हो रही है। हुँ, हुँ, हुँ। रात को यही टाइम था, 8:30 बज रहा था, और 8:30 बजे के आसपास उनसे आखिरी बात हुई। और बोला कि अब आगे बात नहीं हो पाएगी, अपना सपना पूरा करना। फिर हमने फ़ोन रखा। अब एक होता है ना कि आप किसी से बिछड़ रहे हो तो थोड़ा दुखी होने का मन हुँ, होता है। हुँ। फिर बोला, नहीं दुखी नहीं होना, पहले पढ़ना है। हुँ, हुँ। उस दिन रात को 1:30 बजे तक पढ़ा था। उसके बाद अगले 5 दिन तक पढ़ा कंटिन्यू। हुँ, हुँ। बोले कि नहीं, पढ़ना है, 28 को एग्जाम देना है। 28 का प्रीलिम्स आपको पता ही है, पेपर वन। इस बार तो आ भी गया था ना, मार्कशीट आ गया। तो कट ऑफ था 75.41। मेरे मार्क्स से 101, 101, यानी कट ऑफ से कहीं ज्यादा आगे। लेकिन पेपर टू में क्योंकि 66 चाहिए होता है, मेरा इस बार 63.35 था। मतलब मुझे लगा था 65.83 होगा, बट एक मार्क्स और कटा हुआ था, मतलब एक क्वेश्चन और गलत था। तो 63.35 मेरे मार्क्स थे, मतलब 2.65 मार्क्स से मैं आउट हो गया इससे। हुँ, तो नहीं हो पाया, सपना नहीं पूरा हुआ। बट ठीक है, इसके बाद ये मिला, खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना मुझे उनसे कोई शिकायत है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल नहीं। कोई नहीं। इज़ी है अभी भी। हाँ, आपको ये बारे में पता है, मैं जब भी बात किया हूँ, आपने मेरे मुंह से कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं सुना होगा किसी के लिए। हाँ, और होना भी नहीं चाहिए। अ, कभी नहीं हमें करता हूँ, डिग्निटी मेंटेन करना चाहिए हमेशा। बिल्कुल। तो यही एक अच्छे इंसान की पहचान होती है कि वो कैसा भी समय हो, सामने वाले की वैल्यू है हम्म। और एक डिग्निटी मेंटेन है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैं है। सिचुएशन समझता हूँ, ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, क्या करें। बिल्कुल। तो लास्ट में हम आपके लिए यही कहना चाहेंगे कि जैसे अपने जीवन में आपने संघर्षों को इस तरह देखा है और
सामना किया है। तो लगन देख, निष्ठा देख, युद्ध की तैयारी देख। लगन देख, निष्ठा देख, युद्ध की तैयारी देख। तूफान को चीरते परिंदे में जीत की खुमारी देख। जी तूफान को चीरते परिंदे में जीत की खुमारी देख। जहां देख नहीं पाता उजालों में ये जमाना, जहां देख नहीं पाता उजालों में ये जमाना, एक दिया अंधेरों पर पड़ रहा भारी देख। एक दिया अंधेरों पर पड़ रहा भारी देख। कैसा भी समय आया, विपरीत जी समय रहा, बहुत टाइम तक आपको चीजें वैसी नहीं मिली जैसी एक्चुअल में मिलनी चाहिए थी, जी होनी चाहिए थी, और आप हारे नहीं, और आप अंधेरों में भी दिए की तरह जलते रहे। और आज देखिए आपने पूरे जहां को रोशन कर दिया, अपने परिवार को रोशन कर दिया, तो एक बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही हमारी शुभकामनाएं, ईश्वर आपके सारे सपनों को पूरा करे, और जो सपने आपने देखे हैं वो जी पूरे हो। ये तो मिला ही है, इससे अच्छा आगे कुछ बेहतर मिले, जी धन्यवाद। ऐसी ही कामना। एक सॉन्ग मुझे याद है, जब चिरागों की बात आपने की तो एक सॉन्ग मुझे याद आया। अक्सर आपको पता है मुझे सिंगिंग में इंटरेस्ट है ना, आपको शायद मालूम होगा। तो एक गाना था रफी साहब का, चिराग दिल का जलाओ बहुत अंधेरा है, बिल्कुल। कहीं से लौट के आओ बहुत अंधेरा है। ये काफी अच्छा सॉन्ग मुझे लगता था, और मतलब बहुत काफी। जरूरी है कि हम स्वयं का चिराग जलाने पे हाँ विश्वास हाँ करें। हम खुद को ऐसा बना ले कि हमें बाहर की कमियां ना देखने की बजाय खुद की कमियां देख के और उन्हें सुधारे, तो जीवन सरल होगा, सुंदर होगा। जी। जैसे कहा जाता है, अप दीवो दीपो आपो भूतो। दीपक बाबा। यस, अपना स्वयं का दीपक आप स्वयं ही बने। जी। तो हाँ, ये आपने बात बहुत बिल्कुल सही, ठीक है, स्वयं का दीपक स्वयं बनना चाहिए। आपको खुद ही सर्च करना पड़ेगा, खुद ही आपको। आप डिपेंड नहीं हो सकते किसी के ऊपर। बिल्कुल। और अभी जैसे जो मिला है उसमें बहुत खुश हूँ, नो डाउट। जी, लेकिन आपको मेरे बारे में पता है, मैं प्रोग्रेसिव आउटलुक पर, मैं बिल्कुल यहाँ रुकने बिल्कुल। वाला नहीं हूँ। नहीं, अच्छा है, रुकना भी नहीं जितना चाहिए। मौका मिलता जाए मैं बिल्कुल, आगे आगे बढ़ते बढ़ने रहना की चाहिए। कोशिश करूंगा। हारू जीतू चलना बात भी अलग है। अभी तो वो हारना सब इतना तो भी बहुत आदत पड़ गई हारने की कि। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लाइफ में बढ़ते रहना चाहिए, जी। फेल्योर भी बहुत सारी चीजें सिखाता है, तो हम्म, सब जरूरी है। और सबका बहुत साथ रहा, सच में। बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, साथ दिया। सॉन्ग्स का भी बड़ा साथ रहा, क्योंकि कभी जैसे थकते थे तो सॉन्ग सुनते थे, गाते थे, ताकि होता है ना कि थकावट मिट जाए या फिर आप स्ट्रेस को रिलीज कर सकें। ये भी रहता था। बस ऐसी मेरी जर्नी रही है, नॉर्मली, सिंपल। शानदार। और ऐसे ही हम, अगर हमारे पास कमेंट आते हैं, और अगर हमारे जो व्यूअर है वो आपके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, आपकी लाइफ के बारे में, जी तो वो बिल्कुल कमेंट करें। हम आगे भी ऐसे सेशन लेकर आएंगे। जी ये जी। सेशन तो हमारी हम खुशियों चाहेंगे कि, का था। हाँ, हम चाहेंगे कि हमारे साथ और भी सेशन हो। मैं जानता हूँ क्योंकि समय हो रहा है और आपको आगे और भी थोड़ा सा, मतलब आपके पास समय की पाबंदी है, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। तो अगली बार फिर से हम आगे भी बातें करेंगे जरूर। हाँ, और जो भी आपके क्वेश्चन है आप सभी कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो जो भी आपकी क्यूरियोसिटी होगी वो जल्दी आप, जी जी। हम नवदीप भैया के साथ सेशन करके उन्हें रिजॉल्व करेंगे। मुझे खुशी ये भी होगी कि अगली बार ऐसा भी हो कि जब हम आपका इंटरव्यू ले रहे हो और आप वहाँ पर डेप्यूटी बिल्कुल कलेक्टर के पोस्ट बिल्कुल। पर आप रहें, और आई विल टेक द इंटरव्यू की बिल्कुल बिल्कुल। आपकी सक्सेस स्टोरी पर हम बात करेंगे। बिल्कुल, ये भी मुझे जल्दी इंतजार है। होगा, बाय जी गॉड जी। ग्रेस। जी ईश्वर का बिल्कुल आशीर्वाद है, और सारी चीजें होंगी समय के साथ। जी जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर फिर से हम लोग बात करेंगे आगे भी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल के लिए बिल्कुल। फिर मिलेंगे। सभी दर्शकों को भी धन्यवाद, आपने हमें इतने पेशेंस के साथ सुना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।